हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट या जिसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर्स में वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ी है। अभी हम लोग वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में मोटे से तौर पे तीन तरह की होती है। एक होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अ स्केलर, किसी स्केलर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करना। इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा थोड़ा बीच बीच में यूज़ कर चुके हैं, तो एक बार जस्ट फिनिशिंग टच दूंगा। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए, मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। आई मल्टीप्लाई दिस वेक्टर विद 2, तो होगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया वेक्टर बनेगा। उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड के डबल होगी, बट डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड विल बी ट्वाइस ऑफ ए, बट देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करता हूँ -1/2 से, -1/2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एक नया वेक्टर आ जाएगा जिसकी मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड से आधी होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये नया वेक्टर आ गया सी। इसको हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास वेक्टर ए की वैल्यू है 10 मीटर ड्यू ईस्ट, दिस इज डायरेक्शन इज ड्यू ईस्ट। तो यहाँ पर जो नया वेक्टर बी बनेगा उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 20 मीटर ड्यू ईस्ट। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया। और यहाँ पर अगर हम सी वेक्टर को लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगी आधी, ए का हाफ यानी कि 5 मीटर, डायरेक्शन ईस्ट की जगह हो जाएगी वेस्ट, तो हम क्या लिखेंगे 5 मीटर ड्यू वेस्ट। तो हियर वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अ स्केलर। आप पूरा लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। ओके अब यहाँ पर मैंने 2 जो लिया या हाफ लिया, ये प्योर नंबर लिए। प्योर नंबर से क्या हुआ कि वेक्टर ए और बी के यूनिट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर भी यूनिट्स 10 मीटर थे और यहाँ पर भी यूनिट्स यहाँ पर यूनिट्स मीटर थे और यहाँ पर भी यूनिट्स मीटर ही है। बट अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, सपोज मेरे पास एक्सेलरेशन वेक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन वेक्टर को अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं, अब मास मेरे पास स्केलर है ना, मास इज अ स्केलर वाइल एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास अब एक नई क्वांटिटी बन जाएगी। आपको वैसे ही पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर 2 kg मल्टीप्लाई बाय ओके, तो क्योंकि मैंने ए को वेक्टर लिखा है, इट इज़ गुड आइडिया टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। तो मैं मान लेता हूँ कि वेक्टर ए की डायरेक्शन है टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। द पॉइंट आई वॉन्ट टू कन्वे इज, जब आप किसी वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ऐसी क्वांटिटी जिसके कुछ यूनिट्स भी है, तो मल्टीप्लाई करते हुए यूनिट्स भी साथ में मल्टीप्लाई होंगे। यानी कि आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 20 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या होता है, न्यूटन आई कैप। क्लियर। इसमें क्या होगा, हमारा जो स्केलर है वो पॉजिटिव है। मीन्स मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हमने लिखा था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, ठीक है। तो जो नया वेक्टर एफ आएगा उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो ए की डायरेक्शन थी, एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पर मैंने ए और एफ को जब लिखा है, कंपेयर किया है, तो यहाँ पर मैंने फोर्स की लेंथ को डबल नहीं किया। ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि ए और एफ 2 अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अगर तो मैं एक्सेलरेशन को ही डबल करता
तो मैं ऑफ कोर्स इसको ऐसे लिखता, नई एक्सेलरेशन को मैं लिखता 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जितनी लेंथ वेक्टर ए की थी, नई वेक्टर की लेंथ उससे डबल होती। अब ये फोर्स अलग क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन अलग क्वांटिटी है, इन दोनों के लिए स्केल, जिस स्केल के ऊपर ये दोनों बनाए गए हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूँ कि एक्सेलरेशन को मैंने लिया कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ 20 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, दोनों के लिए हम अलग अलग स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उसकी लेंथ को डबल करूं। बट हाँ, इस एग्जाम्पल में क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डबल कर रहे थे, देयर वाज नो चेंज इन यूनिट्स, तो इट वाज गुड आइडिया टू रिप्रेजेंट लेंथ एज कंपेयर टू या विद प्रोपोर्शन टू मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। क्लियर? सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अ स्केलर। ये एक मतलब जितनी भी डिस्कशन की है बड़ी सिंपल सी है, और कुछ भी पेपर में इसके बारे में पूछा, अलग से पूछा तो नहीं जाता। बट जो हमारी मेन डिस्कशन है वो है दो तरह के और प्रोडक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर्स के। अभी हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अ स्केलर, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अ वेक्टर। इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। कौन से? एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या इसका दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना होता है तो हम इनके बीच में एक डॉट सिंबल यूज करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज वी आर यूजिंग सिंबल डॉट। आप लोगों ने जब डॉट प्रोडक्ट की बात करनी है, आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना a मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ क्रॉस नहीं डालना, मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालना, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह की होती है, जिसमें दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस का सिंबल हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। दिस इज a डॉट b, तो दैट इज वाई इसका नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। दूसरा इसका नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, बट इसका जो आंसर आता है वो आता है स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, बट आंसर इज स्केलर क्वांटिटी। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। मीन्स दो वेक्टर्स का रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज करें? एंड डॉट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। तो a डॉट b is a scalar quantity। क्लियर? अब फिर a डॉट b है किसके इक्वल? a डॉट b को हम लोग लिखते हैं a b cos थीटा। a b cos थीटा। a क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, एंड थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड b एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं a एंड b वेक्टर्स। इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इस फॉर्मूले से लिखा जा सकता है। क्लियर हो जाएगा? चलिए एक एग्जांपल लेके फिट कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास वेक्टर a है 10 मीटर लॉन्ग एक्स एक्सिस से i कैप। जो वेक्टर b है उसकी मैं डायरेक्शन लिख देता हूँ। सपोज दिस इज 20 यूनिट्स, ठीक है, 20 मीटर मान लेते हैं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 मीटर किस तरफ हो गया? मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
यानी कि मेरे पास थीटा आ गया 60 डिग्री, तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गई कितनी 20। तो मुझे अगर ए डॉट बी लिखना है तो फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मेरे पास कितनी है 10 यूनिट्स, वेक्टर बी की कितनी है 20 यूनिट्स। कॉस ऑफ द थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, कॉस 60 होता है 1/2, तो कैलकुलेशन करके आंसर हमारे पास आ जाएगा 100 यूनिट्स। ठीक है, ये एक एग्जांपल ली गई है, बट जो फिज़िक्स में इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो हम +1 में ही स्टार्ट में शुरू करेंगे वो है वर्क डन। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो है F डॉट S। इसको F इंटू एस नहीं बोलना, F मल्टीप्लाई बाय S नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है F डॉट S, बिकॉज दिस इज डॉट प्रोडक्ट F डॉट S। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये क्या बनता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा कौन सा एंगल होगा, थीटा इज गोइंग टू बी एंगल बिटवीन वेक्टर एफ एंड वेक्टर एस। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हमने ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, मान लो कि मैंने फोर्स इस तरफ अप्लाई की है, फोर्स वेक्टर इस तरफ आ गया मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड इसकी वजह से ये ब्लॉक आगे को मूव कर रहा है। तो इस फोर्स ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर, या सिंपली आप कह सकते हो एफ डॉट एस। सो वर्क डन विल बी गिवन बाय एफ डॉट एस। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को मैं बता रहा हूँ कि कैसे फिजिक्स में यूज करते हैं। आगे अब इस डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, हम यूज ही क्यों कर रहे हैं या इंपॉर्टेंस क्या है। इसको समझने के लिए हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। डायग्राम में थोड़ा सा डायग्राम को क्लियर बनाने के लिए इस एग्जांपल में मैं वेक्टर बी को थोड़ा सा छोटा लूंगा एज कंपेयर टू वेक्टर ए, अदरवाइज टेंशन कोई नहीं है। ये एंगल हो गया मेरे पास थीटा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स लूंगा, वेक्टर बी के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लूंगा, जिनमें से एक कंपोनेंट वेक्टर ए के पैरेलल और दूसरा कंपोनेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक कंपोनेंट वेक्टर ए के पैरेलल, वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन उसके हेड में से ड्रॉ कर लेते हैं, टेल में से तो वेक्टर ए खुद ही पास कर रहा है। दूसरी लाइन वेक्टर ए के परपेंडिकुलर, ये देखो ये वेक्टर ए के परपेंडिकुलर हो गई, तो ये लाइन भी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर, एक लाइन पास करिए थ्रू हेड, दूसरी पास करिए थ्रू टेल ऑफ वेक्टर बी। मीन्स वी कैन राइट डाउन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी। मेरे ख्याल से आपको ये डायग्राम क्लियर होगी। वेक्टर बी के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए क्लियर। इस तरफ कंपोनेंट कौन सा आएगा, बी कॉस थीटा, और दूसरी तरफ इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, बी साइन थीटा। हमने क्या रूल पढ़ा था, जिस तरफ एंगल थीटा हो उस तरफ बी कॉस थीटा, जिस तरफ एंगल थीटा ना हो उस तरफ बी साइन थीटा आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, बी कॉस थीटा किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है। मुझे क्या लिखना है, ए डॉट बी, क्या बोलोगे इसको, ए डॉट बी, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, ए बी कॉस थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी कॉस थीटा क्या है, ध्यान से देखो, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, या इसको बेटर है मैग्नीट्यूड ऑफ component of B, magnitude of component of B in the direction of vector A, in the direction of vector A।
बी कॉस थीटा, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए की तरफ लिया गया है, दिस इज बी कॉस थीटा। अब मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैंने वेक्टर बी को थोड़ा सा छोटा लिया है। मान लीजिए वेक्टर बी की लेंथ ए से बड़ी होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको क्या करना पड़ता, इस लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस करना पड़ता। उस केस में आप क्या करते, फिर से वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स लेते। कंपोनेंट लेने का तरीका क्या है, एक लाइन ए के पैरेलल हेड में से और टेल में से पास करती हुई, दूसरी लाइन ए के परपेंडिकुलर, ये लाइन ए के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। वी कैन अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ब्लू कलर से मैंने वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स बना दिए हैं। इधर आएगा कंपोनेंट बी कॉस थीटा और दूसरी तरफ कंपोनेंट आएगा बी साइन थीटा। क्लियर? सो डायग्राम सिर्फ यहाँ पर फर्क डाल रही है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे वेक्टर ए वाली लाइन को प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, वेक्टर ए को फिक्स रखा और वेक्टर बी का कंपोनेंट लिया। बट इसका रिवर्स भी किया जा सकता है। वो क्या, वेक्टर बी को फिक्स रख के वेक्टर ए का कंपोनेंट भी लिया जा सकता है। सपोज दिस इज अ सिचुएशन, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैं चाहता हूं कंपोनेंट लेना वेक्टर ए का। तो अब मुझे वेक्टर ए को कैसे रिजॉल्व करना है। अब ध्यान से, यहाँ पर गलती होती है डायग्राम ड्रॉ करने में। वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन खींचो जो कि वेक्टर ए के हेड से पास कर रही हो। वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन खींचो जो वेक्टर ए के हेड से पास कर रही हो। वेक्टर बी तो टेल से पास कर ही रहा है। दूसरी लाइन वेक्टर बी के परपेंडिकुलर खींची जाएगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलरिटी में ही गड़बड़ होती है स्टूडेंट से। ये लाइन खींची परपेंडिकुलर, ठीक है। आप ऊपर नीचे कहीं भी बढ़ा लो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह पैरेललोग्राम बन रही है। ठीक है, ये इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे खींच लो विच इज पासिंग थ्रू हेड ऑफ द वेक्टर ए। क्लियर? आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट क्लियरली अ पैरेललोग्राम। तो वेक्टर ए के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पहले खुद ड्रॉ करो, फिर मेरे साथ चेक करना। वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करो। तो वी गॉट टू कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। ये कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस थीटा, और दूसरी तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, ए साइन थीटा। क्लियर? जिस तरफ एंगल थीटा है, हम एक वेक्टर के कंपोनेंट ले रहे हैं तो इसके साथ क्या आएगा, ए कॉस थीटा। पिछली बार हमने वेक्टर बी के कंपोनेंट्स लिए थे तो बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। तो जिस तरफ एंगल थीटा है उस तरफ ए कॉस थीटा, उसके अपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए साइन थीटा दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएगा। हमने क्या लिखा था, ए बी कॉस थीटा। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ b इंटू ए कॉस थीटा। अब देखो ए कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। b क्या है, दिस इज b, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ए cos थीटा भी बेसिकली मैग्नीट्यूड ही है, तो वी कैन राइट डाउन दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पर ए लिखा था वहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर बी लिखा था वहाँ पर ए आ गया। यानी कि दो वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल थीटा है, किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के ऊपर ले लो। ठीक है, ए बी कॉस थीटा, डन। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, या जिसका दूसरा नाम क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो लिखो हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी नंबर वन, स्केलर प्रोडक्ट may be positive, स्केलर प्रोडक्ट may be positive, negative और zero, may be positive, negative और even it may be zero।
अब हमें ये समझना है कि स्केलर प्रोडक्ट कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब ज़ीरो होता है। हमारे पास एंगल की रेंज है, मान लीजिए एंगल है हमारे पास, एंगल थीटा है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में। आपको नोट करना है, यहाँ पर मैंने इक्वलिटी का साइन नहीं डाला, ठीक है। एंगल इधर इक्वलिटी का साइन है 0 के साथ, ठीक है, यानी कि एंगल 0 के बराबर तो हो सकता है बट 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता। अगर हम कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाएं तो बेसिकली मैं 0 से 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूँ, बट विदाउट टेकिंग दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। a एंड b दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, मैग्नीट्यूड्स हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं, दीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही थीटा को रख रहे हैं, जिसका मतलब ये वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जिसका क्या मतलब हो गया? जिसका मतलब हो गया कि वेक्टर ए डॉट बी यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज गोइंग टू बी डेफिनेटली पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने अभी फोर्स की एग्जांपल ली थी, एक ब्लॉक जिसके ऊपर फोर्स F अप्लाई की गई एंड ब्लॉक ने आगे को मूव किया, ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ along the horizontal direction, force was applied at an angle theta with the horizontal। इस एग्जाम्पल में थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि इस केस में अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो एफ एस कॉस थीटा यानी कि ये वैल्यू अपने पास पॉजिटिव आने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है, आपने बॉडी को ड्रॉप कर दिया फ्रॉम सर्टेन हाइट और छोड़ दिया, बोला जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। तो ये बॉडी नीचे गिर रही है, तो नीचे को खींच कौन रही है? कौन सी फोर्स इसको नीचे को खींच रही है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू एम इंटू जी के ऊपर वेक्टर डाला है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें पता लग रहा है कि इट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एट द सेम टाइम दिस बॉडी इज आल्सो मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 डिग्री आएगा। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर F एंड वेक्टर S। वेक्टर F एंड वेक्टर S के बीच का एंगल है थीटा, जो कि इस बार आ रहा है 0 डिग्री, बिकॉज दीज टू आर पैरेलल। इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी? एफ एस कॉस थीटा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 होता है हमारे पास 1, यानी कि हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी F इंटू एस। सो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। मीन्स जो डॉट प्रोडक्ट है इस एग्जाम्पल में पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में था, बट 90 के इक्वल हमने नहीं लिया। ओके, इसके बाद अगली एग्जाम्पल लेते हैं जब एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखिए इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? cos थीटा इज गोइंग टू बी 0, जिसका मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली 0 हो जाएगा। ए बी cos 90 and cos 90 is 0, therefore dot product of these two vectors will be equal to 0। एग्जाम्पल्स, फिजिक्स में एग्जाम्पल्स क्या हैं? मान लीजिए कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, वी हैव अ सिंपल पेंडुलम जो कि ऑसिलेट कर रहा है। तो इस सिंपल पेंडुलम की जो बॉब है, ये जो लोअर
बॉल जिसको लटकाया होता है इसको बोलते हैं बॉब। ये जो बॉब है इसके ऊपर कई फोर्सेस लग रही हैं, बट आई एम स्पेसिफिकली फोकस ऑन अ सिंगल फोर्स दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग हम पहले भी थोड़ी सी पढ़ चुके हैं। टेंशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इट एक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड इट इज ए पुलिंग फोर्स। ये चीज़ों को खींचती है, तो इस बॉब को खींचना है तो ये ऊपर को लगेगी, ठीक है। और ये जो बॉब है जब ऑसिलेट करेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर को होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट एक पल के लिए, एक मूवमेंट पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, बड़े थोड़े से समय के लिए। तो इस क्योंकि बहुत थोड़े से समय के लिए डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं इसे ds से डिनोट करूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू नो दैट डी सिंबल यूज कब करते हैं? व्हेन चेंज इज वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग दिस सर्कुलर कर्व, तो यहाँ पर मैंने ये एंगल देखूंगा तो मेरे पास ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। एंगल बिटवीन टेंशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 90 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा 90 डिग्री है तो इस केस में t डॉट ds कितना हो जाएगा? t डॉट ds इज गोइंग टू बी 0। t क्या है? टेंशन, फोर्स है, ds क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि वर्क डन है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन इन दिस केस इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। ऐसा करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बाय चांस वो एग्जाम्पल भी हम लोग सर्कुलर मोशन की ही लेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, और किसी टाइम पे ये है उसकी वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वेक्टर कह सकते हो। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डेफिनेटली एक फोर्स लग रही है नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की खासियत होती है कि ये हमेशा एक्ट करती है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इट एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अभी आगे भी पढ़ेंगे, फुल फ्लैज चैप्टर आएगा, कई 100 बार 1000 बार हम लोग +1 +2 में इसको यूज़ करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा अगर 9th का याद नहीं है तो मेमोराइज कर लीजिए। तो ये है वेलोसिटी वेक्टर, ये है फोर्स वेक्टर। वेलोसिटी एंड फोर्स वेक्टर के बीच में इस बार एंगल कितना है? 90 डिग्री। एक फोर्स है रेडियस के अलॉन्ग, दूसरी है टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के बीच में दूसरा वेक्टर है टेंजेंट, तो रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है भाई साहब? 90 डिग्री। अब एक पावर का फार्मूला होता है, पावर आप बोलते हो, उसका फार्मूला होता है F.V। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, बट इसको यहाँ पर लिखने का पर्पज़ है कि आप लोग धीरे धीरे उन फार्मूला के साथ फैमिलियर हो जाओ। यहाँ पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, तो दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पावर का फार्मूला होता है F.V। तो फोर्स इस बार कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो मैं लिखूंगा Fc.V। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है तो P की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट में जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसमें कोई पावर प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसमें कोई पावर प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसको कुछ अलग से एनर्जी नहीं दे सकती,
Okay, energy of a moving object in circular path due to centripetal force will remain same. तो अब हम लोग तीसरा केस करेंगे। जब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव क्वांटिटी, ये कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा बट 180 से कम होगी, इनफैक्ट लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। इस केस में जो कॉस थीटा है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। क्लियर? तो इसकी कुछ एक एग्जांपल्स ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस एंड हम लोगों ने एक फोर्स आगे को अप्लाई की, ठीक है, जिसकी वजह से इस बॉडी ने आगे को जाना शुरू कर दिया। डिस्प्लेसमेंट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट यहाँ पर फ्रिक्शन लग रही है। फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स जो कि दो सर्फेसिस के बीच में एक्ट करती है। इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे को लगेगी। ये जो स्मॉल एफ है, दिस रिप्रेजेंट फ्रिक्शन। अभी मैं देखना चाहता हूँ एंगल बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, you will find that this angle is 180 डिग्री। इस केस में एंगल 180 डिग्री है। अगर वो एंगल 180 डिग्री है तो इस केस में अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें, ये किसका वर्क डन है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओनली, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मैं अप्लाइड फोर्स के वर्क डन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो ये अपने पास आ जाएगा F इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है? -1। तो इस केस में वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। इस केस में डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज नेगेटिव आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में बी पॉजिटिव, में बी नेगेटिव और में बी इवन 0। तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। लिखिए, सेकंड, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। अगली प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसको हम बड़ी ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ए डॉट बी में बी रिटन एज ए बी कॉस थीटा। ए एंड बी मैग्नीट्यूड्स हैं। एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2। यानी कि ए इंटू बी को हम बी इंटू ए लिख सकते हैं राइट साइड में, क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी है। इसके बाद लिखिए, किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? वी विल कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ। आंसर आएगा स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लिखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, खुद के साथ ही, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर।
व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं ए डॉट ए कितना आएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा ए इंटू कॉस थीटा। इस वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ए भी तो यही होगा, दोनों वेक्टर सेम है, इन दोनों के बीच में एंगल, आपस में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, और हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो दिस इज ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर। आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ चाहे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल आई डॉट आई कैप क्या था, यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो अगर मैं आई कैप की मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ये 1 होगा, फिर से इस आई कैप की मैग्नीट्यूड ये भी 1 होगी। आई कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये कितना हो जाएगा cos 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1, आई कैप डॉट आई कैप इज 1, जे कैप डॉट जे कैप इज 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर, हम इसको बहुत बार यूज करने वाले हैं। ओके अच्छा, बीच में ही थोड़ी सी डिस्कशन में ध्यान में आ गया मेरे, हम सिमिलरली लिख सकते हैं आई डॉट जे कैप, आई कैप है एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप है वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आपस में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो 1 इंटू कॉस 90 कितना होता है 0। इसका मतलब अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ या सिमिलरली करके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई। क्या ये क्लियर है कि देखो ये सभी यूनिट वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अगर वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली 0 बनेगा, अगर वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली 0 बनता है। इस प्रॉपर्टी को आप जनरलाइज भी कर सकते हो, इनफैक्ट वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी टू प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रॉपर्टी को लिख लो, if two vectors are perpendicular to each other then their dot product is 0. If two vectors are perpendicular to each other then their dot product is definitely equal to 0. पूरी फिजिक्स में, ठीक है, +1 +2 में यहाँ कहीं पे भी हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है या ये प्रूव करना है कि प्रूव करो एंगल 90 डिग्री है, वी विल प्रेफर टू अप्लाई दिस कंडीशन। जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली 0 होगा। ओके, इसके बाद हम लोग अगली प्रॉपर्टी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल देखना हो तो कैसे देखना है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B can be calculated by using डॉट प्रोडक्ट। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, A डॉट B हमने क्या लिखा, हमने लिखा A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ, cos थीटा को एक तरफ रख लूँ, बाकी दोनों टर्म्स को A इंटू बी को जो मैग्नीट्यूड है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास cos थीटा की वैल्यू बन जाएगी A डॉट बी अपॉन ए बी। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से थीटा लिख सकता हूँ, थीटा को कैसे लिखूँगा, cos इनवर्स A डॉट बी अपॉन ए बी। क्या ये स्टेप क्लियर है? ध्यान रखना है ये 1/cos नहीं है, ये सिंबल है, इसको बोलते हैं हम cos इनवर्स। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स A डॉट बी अपॉन ए बी। इसकी कैलकुलेशन अभी हम इसी लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे, कैसे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं।
हाँ जी, अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, लिखिए हेडिंग डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर जिसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। हमने पढ़ा था प्लेन में 2 डायमेंशन में 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, बट इन जनरल स्पेस में हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो दिस इज वेक्टर ए एंड वी हैव अनदर वेक्टर बी जिसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आएंगे, बी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड बी जी अलॉन्ग जेड एक्सिस। ये हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में कहा गया है वी हैव टू फाइंड आउट ए डॉट बी। हमें ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर डॉट आएगा। देखो मैंने यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब सिमिलरली मैं बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा। ये मेरे पास आएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप। ये हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं अप्लाई करूँगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। याद है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए डॉट बी प्लस सी किसके इक्वल था, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस, उसके बाद देखो मैं ए एक्स आई कैप को इन तीनों टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ। तो आई विल राइट ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जी आई कैप डॉट के कैप प्लस, अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे इन तीनों के लिए। क्लियर? क्या लिखूंगा, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जी जेड कैप डॉट के कैप। सिमिलरली हम थर्ड लाइन लिख सकते हैं। उस बाद हम ए जी को इन तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। मेरे ख्याल से आपको यहाँ समझने में कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर 9 टर्म्स आ गई हैं। अभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। हमने पढ़ा था I डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। इन सभी की वैल्यू कितनी थी, 1। फिर हमने लिखा था अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। ये लिखा था ना। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने जस्ट थोड़ी देर पहले लिखी हैं। इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए मैं पहले इन 3 टर्म्स को सॉल्व करूंगा। ध्यान से देखो ये क्या है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के सभी की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। ये हो गया बेटा। अब हम फोकस करते हैं बाकी की 6 टर्म्स के ऊपर। इन टर्म्स को देखो, आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के डॉट जे डॉट आई, के डॉट आई। ये तीनों में से कोई ना कोई एक इन बाकी 6 टर्म्स में है और इन सब का आंसर क्या बनेगा, 0। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं 6 टाइम्स 0 लिख सकता हूँ। बट एक बार भी 0 लिख दो, डजेंट मैटर, आपको समझ में आना चाहिए। तो इसको हमने अगर सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी।
डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। आपको फ्यूचर में किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी आर्टिकल में कभी भी ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए थी कि a डॉट बी की वैल्यू को कैसे लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम क्या याद रखेंगे, a डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी सी। तो हमने अभी तक जो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले लिखे हैं उनमें a डॉट बी को क्या लिखा था, ए बी कॉस थीटा, और सिमिलरली हमने लिख लिया a डॉट पी क्या लिखा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी सी। तो मैं इन रिलेशंस को न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करूँगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कैलकुलेशंस क्लियर होंगी। अब आगे लास्ट पॉइंट है, इसके साथ लिंक एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस। हमें फाइंड आउट करना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। एक मिनट देखिए, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए in the direction of vector b। b की डायरेक्शन में a का कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास है ये वेक्टर b और ये है वेक्टर a, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। जब हमने डॉट प्रोडक्ट शुरू किया है तो हमने डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग पढ़ा था। हमने कहा था कि अगर हम ये एंगल थीटा ले लें तो a के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले सकते हैं, a cos थीटा एंड a sin थीटा। यही था, याद है आपको? हमने लिखा था a डॉट बी, a डॉट बी किसके इक्वल आया था, ए बी cos थीटा। जस्ट रिकॉल करो a cos थीटा क्या है, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, b टाइम्स a cos थीटा। यही था, ये है a डॉट बी। मेरे ख्याल से आपको ये स्टेप क्लियर होंगे। ये डायग्राम भी आपने रिकॉल कर ली होगी, आज के लेक्चर की बात हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट बी अपॉन बी इज इक्वल टू a cos थीटा। डायग्राम देखो, a cos थीटा क्या है, दिस इज, बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ component of vector A along B. This is magnitude of component of vector A along या in the direction of vector B. इसको हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट B अपॉन B, ठीक है। ये सही है, रिजल्ट आपका बन चुका है, बट इस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका हो सकता है। आपको याद होगा, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हमने यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया था। मान लो मुझे b का यूनिट वेक्टर लिखना है, डेफिनेशन क्या होगी, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। A vector divided by its magnitude is a unit vector. If we focus at this part, ठीक है, b वेक्टर डिवाइडेड बाय b, दिस विल आल्सो बिकम अ यूनिट वेक्टर b कैप। तो आप चाहो तो इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, a डॉट b। क्लियर बच्चों? यहाँ पर एक और चीज़ का खास ध्यान देना है, इसमें हमने सिर्फ क्या लिखी है, मैग्नीट्यूड। हमने a cos थीटा लिखा है, बेसिकली ये वैल्यू है क्या, दिस वैल्यू इज a cos थीटा। हमने इस a cos थीटा की डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की। हमें दोनों तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी होगी, और दूसरा जिसमें हमें वेक्टर, पूरा वेक्टर मींस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करने होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड वर्ड को हटा दूं तो इसका मतलब मेरे पास क्या बनेगा, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड।
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। क्लियर? ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितनी है? ए कॉस थीटा। और दूसरा हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन किस तरफ है? बी वेक्टर की तरफ है। बी वेक्टर की डायरेक्शन को हम डिनोट कैसे कर सकते हैं? विद अ सिंबल बी कैप, है ना। यूनिट वेक्टर का काम ही क्या होता है? डायरेक्शन बताना। तो बी कैप गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। जो वेक्टर बी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन ए कॉस थीटा की भी होगी। ओके, ए कॉस थीटा को हम सॉल्व करके ये लिख चुके हैं ए डॉट बी अपॉन बी। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ए डॉट बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर बी कैप। बी कैप को कैसे लिख सकते हैं? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्या ये स्टेप क्लियर है? अगला देखो स्टेप लिखने का तरीका, ऐसे ही लिखना है, कोई चेंज नहीं करना। यहाँ मैं ब्रैकेट डालूंगा, वही ब्रैकेट डालनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप क्या लिखोगे? ए डॉट बी अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी। ठीक है, समझो बेटा मैंने ये ऐसा क्यों कहा वेक्टर, इसमें हमें यहाँ मैं रिकमेंड करूँ वही ब्रैकेट्स डालनी है। ए डॉट बी क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, बी भी क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इतना हिस्सा स्केलर वाला पार्ट है। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है वेक्टर बी से। आपको इस बी वेक्टर और इस बी वेक्टर को इकट्ठा नहीं करना है। ये वाला बी वेक्टर जो है लेफ्ट साइड में लिखा हुआ, ये ए डॉट बी के साथ जुड़ा हुआ है और इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट हमारे पास स्केलर बनेगा। क्लियर? तो हमने क्या लिखा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए डॉट बी अपॉन बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। अगर हमें डायरेक्शन ना लिखनी हो, अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखनी हो, तो हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, हम लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन बी, हम लिख सकते हैं ए डॉट बी कैप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी आएगा मैं दोबारा से एक बार आपको सारा याद करवाऊंगा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करने वाला है, इसका भी कुछ ना कुछ यूज़ है, हमारे एक दो क्वेश्चंस बुकलेट में भी होंगे। ये है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। वेक्टर ए के दो कंपोनेंट आए हैं, एक कॉस थीटा और दूसरा ये वाला ए साइन थीटा। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज ए साइन थीटा। मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ, सपोज से दिस इज वेक्टर एक्स। ठीक है, अगर मैं इस y मान लेते हैं, इसको वेक्टर y और इसको मान लेते हैं इधर x, तो मैं कह सकता हूँ वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स हैं, x वेक्टर एंड y वेक्टर। x वेक्टर प्लस y वेक्टर, वेक्टर ए को लिखा जा सकता है x वेक्टर प्लस y वेक्टर। x वेक्टर हो गया along द वेक्टर b एंड y वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। तो बेसिकली हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है y वेक्टर। तो y वेक्टर की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? वेक्टर a माइनस वेक्टर x, वेक्टर a माइनस वेक्टर x। x कौन सा था? x क्या है? ये रहा x। क्या है भाई? दिस इज कंपोनेंट ऑफ a along b। दिस इज कंपोनेंट ऑफ a along b। बेसिकली जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसको मैं सिर्फ x सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ ताकि मुझे समझाना आसान हो जाए। क्लियर? वी आर जस्ट यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू राइट डाउन दिस रिलेशन। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो वेक्टर a विल बी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर x एंड वेक्टर y। वी नीड वेक्टर y। y क्या है? परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। यही है जो हमें चाहिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। इसकी वैल्यू कितनी है? a माइनस एक्स। a माइनस एक्स, x क्या है? वो वेक्टर जो b वेक्टर के पैरेलल है, कंपोनेंट जो b वेक्टर के पैरेलल है। तो ये बन जाएगा a डॉट b अपॉन बी स्क्वायर इंटू वेक्टर b।
a dot b upon b square into vector b. This is component of vector a perpendicular to vector b. Very important. अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फोर्स F इज गिवन टू अस, एक बॉडी जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। फोर्स F इज गिवन इन टर्म्स ऑफ rectangular components in space. Force acting on a body is given by this vector. Body can move only along z axis. Body किसी और डायरेक्शन में, किसी और एक्सिस में मूव ही नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ z एक्सिस में मूव करेगी। Find work done if displacement of the body along the z axis is 4 meter. Find work done, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 4 मीटर हो अलोंग z एक्सिस। बॉडी ने सिर्फ z एक्सिस के अलोंग मूव करना है और उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, 4 यूनिट्स। इसका मतलब बॉडी ना तो x एक्सिस में मूव करती है ना ही y एक्सिस में मूव करती है। इसका मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एंड y एक्सिस इज 0। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट S। क्लियर है? तो यहाँ पर हम F डॉट S लिखेंगे माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो 0 आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। सो दिस इज वर्क डन। अब ध्यान से देखो बेटा, हमें दिया है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। हम ये वाला नीचे वाला फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, ax bx प्लस ay by प्लस az bc। तो ये है ax, ये है bx, ठीक है। तो आप लिखोगे -1 इंटू 0। आई कैप नहीं लिखना, ध्यान रखना है, यहाँ कहीं आई कैप जे कैप के कैप नहीं है। डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, स्केलर प्रोडक्ट की बात हो रही है। आपका आंसर स्केलर आना है, कहीं कोई डायरेक्शन नहीं आनी, कोई फाइनल आंसर में आई जे के कैप यूनिट वेक्टर्स नहीं आने। प्लस 2 इंटू 0 प्लस सिमिलरली ए जी बी जी, यानी कि 3 इंटू 4। ऑन कैलकुलेशन वी गेट दिस वैल्यू एज 12 यूनिट। क्वेश्चन में फोर्स के यूनिट्स अगर मैं न्यूटन मान लूँ तो हमारे पास ये हो जाएंगे न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि आंसर बन जाएगा जाउल्स में, यानी कि वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 12 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों यानी कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है। याद करो हमने इसे एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट डिस्कस किया था। एंगल कितना डालेंगे, 90, cos 90 कितना होता है, 0। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली 0 होगा। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इज परपेंडिकुलर टू b, जिसका मतलब ये हो गया वेक्टर a एंड वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ही होगा। अब a वेक्टर एंड b वेक्टर हमें कितने गिवन है, 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप। वेक्टर b ये आ गया डॉट सिंबल बीच में, 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये हो गया इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट लिखना है, हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है, वी विल गो फॉर दिस रिलेशन। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, ठीक है, ax bx। आई रिपीट, आई कैप नहीं लिखना, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारी कैलकुलेशन में पहले से ही हो चुका है। हम सीधा फाइनल आंसर अप्लाई करेंगे, ax bx प्लस ay by लैम्डा इंटू -2 प्लस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 8 - 2 लैम्डा
-2 is equal to 0, 6 minus 2 lambda is equal to 0, 2 lambda is equal to 6. This implies that lambda is equal to 3 unit. So this is your required answer. क्लियर बच्चों, वी गॉट वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर लैम्डा की वैल्यू 3 होगी तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है a डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूटिलाइज करके हम a एंड b वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करेंगे। ऑल्दो हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं बिना डॉट प्रोडक्ट के, बट इस बार हम यूजिंग डॉट प्रोडक्ट इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दोनों तरफ स्क्वायर लिखने वाला हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। ये मैंने लिख लिया दोनों तरफ a स्क्वायर। यहाँ से इधर चलेंगे a डॉट ए पे, यानी कि अब मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी डॉट a माइनस बी। उम्मीद है कि ये स्टेप आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। वी कैन राइट डाउन a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट बी। मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। a का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया गया पहले इन दोनों पे, फिर b के साथ इन दोनों पे। क्लियर। सिमिलरली हम राइट साइड में सॉल्व कर देंगे। हम लिखेंगे a डॉट ए प्लस b डॉट बी माइनस a डॉट बी माइनस b डॉट ए। स्टेप आपको क्लियर होगा। यहाँ से आप समझ सकते हो a डॉट ए दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, b डॉट बी भी दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचा a डॉट बी प्लस b डॉट ए। हमें पता है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, यानी कि मैं लिख सकता हूँ a डॉट बी प्लस b डॉट ए को क्या लिख सकते हैं यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, इट मे बी रिटन एज a डॉट b। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ a डॉट b। यहाँ पर फिर से कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर दिया, माइनस ऑफ a डॉट b। इन दोनों टर्म्स को भी इधर ले आते हैं, ये भी ऐड कर देते हैं। ये बन जाएगा 4 टाइम्स a डॉट b इज इक्वल टू 0, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब 4ab तो 0 होने से रहा, इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचती है, cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 4 का भी 0 होता नहीं है। a और b के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ ना a वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 है ना b वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 है। क्लियर। तो हेंस हमने फाइंड आउट कर लिया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दैट इज 90 डिग्री। मींस अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो देन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इधर लिखा हुआ है, इफ यूनिट वेक्टर a कैप and b cap are inclined at an angle theta, a cap and b cap are inclined at an angle theta, then prove that magnitude of a cap minus b cap is equal to sin theta by 2। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a cap and b cap दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड 1 है। हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे दो अलग अलग तरीकों से। मेथड 1 हम लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं। मैंने आपको इस रिज़ल्ट को एज ए स्टैंडर्ड रिज़ल्ट याद रखने के लिए भी कहा था। मैंने आपको कहा था कि अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो, याद करो मैंने कहा था a माइनस बी की मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, याद है क्या था? ये हमने लिखा था 2a sin थीटा बाय 2। शर्त ये थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ
बी। मैंने कहा था इसको MCQs के लिए एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, हम इसी रिजल्ट को एक बार दोबारा से प्रूव करेंगे। यहाँ पे हमारा स्पेशल केस हो जाएगा, हमारे पास हैं यूनिट वेक्टर्स, यानी कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल तो है ही है, साथ के साथ 1 भी है। चलिए, तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए कैप एंड बी कैप। इन दो वेक्टर्स के बीच में मुझे एंगल दे रखा है थीटा। क्लियर? अगर मुझे ए कैप माइनस बी कैप लिखना है या इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है तो मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इनटू कॉस थीटा। याद करो, जब हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन लिखी थी, जो स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा था, मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। हमने लिखा था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मैंने आपको कहा था यहाँ पे भी कॉस थीटा आएगा, उसको माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देना है अगर हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी है तो। यही हमने यहाँ पे किया है। ए एंड बी क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। यहाँ पर मैंने सिंबल में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दिया, नथिंग एल्स। अगर मैं इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए कैप की मैग्नीट्यूड कितनी है 1, बी कैप की कितनी है 1। अगर हम यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस प्रकार से बन जाना चाहिए। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 2 × 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग कई बार अप्लाई कर चुके हैं, मैं जानबूझ के यहाँ पर कॉस 2a लिखूँगा। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। याद करो, इसी चैप्टर में हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर इसको अगर रीअरेंज करें तो 1 माइनस कॉस 2a लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर a। हमारे केस में 1 माइनस कॉस थीटा है, यानी कि 2a की जगह क्या है थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 2a की जगह थीटा हो गया और a की जगह हो जाएगा थीटा बाय 2। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 2 × 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। स्क्वायर रूट आप सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ये था मेथड 1 जिसमें हमने रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व किया। बट अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट के मेथड से भी एक बार ट्राई करें। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, डॉट प्रोडक्ट के मेथड में मैं फिर से इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाला हूँ, a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर। मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप। मुझे ये फाइंड आउट करना है, बट मैं पहले इसके स्क्वायर को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो यानी मैंने राइट साइड लिख ली है, तो लेफ्ट साइड को कैसे लिख सकता हूँ, a कैप माइनस b कैप डॉट a कैप माइनस b कैप। Now we can apply distributive law on the right side। जब हम distributive law अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, a कैप डॉट a कैप प्लस b कैप डॉट b कैप माइनस a कैप डॉट b कैप माइनस b कैप डॉट a कैप। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। ये हो जाएगा 1। देखो a कैप डॉट a कैप, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो 1 × 1, इनका आपस में एंगल कितना है 0, cos 0 लिखा जा सकता है। ऐसे ही 1 × 1 × cos 0। a एंड b कैप 1 × 1 × cos थीटा। ये ध्यान से समझो, ये a डॉट b की प्रॉपर्टी लगाई गई है। यहाँ पर मैं ब्लू पेन से प्रॉपर्टी समझाता हूँ। अगर आप इसको लिखो a डॉट b तो ये बनेगा a b cos थीटा। यहाँ पर a कैप और b कैप की मैग्नीट्यूड कितनी है 1, cos थीटा वैसे का वैसा आ गया, cos थीटा इज एंगल बिटवीन a कैप एंड b कैप। माइनस सिमिलरली आप लिख सकते हो 1 × 1 × cos थीटा। यहाँ पर कोई इशू नहीं है, आपने इनटू लिखा है, डॉट लिखा है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये तो नॉर्मल अलजेब्रा है। दो मैग्नीट्यूड्स को, नॉर्मल नंबर्स को, साधारण नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये 1 + 1 माइनस
कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, ये अपने पास हो गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर। यहाँ पर आ गया 2 कॉमन रख के 1 माइनस कॉस थीटा। हमने इसको अभी अभी सॉल्व किया था, ये हमने लिखा था 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप कितनी लिखी जा सकती है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा बाय 2। ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सेम रिजल्ट जो हमने पहले प्रूव किया था, 2 अलग अलग मेथड से हमने किया है। हमारा बेसिक पर्पस था यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना, समझना कि कैसे कैसे हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। Next question and next type, this is very important type for your dot product, which is also known as scalar product. Find the angle between two vectors a and b. हमने ये पढ़ा है a dot b is equal to a b cos theta। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखने के लिए हमने क्या लिखा था, cos theta is equal to a dot b upon a b। क्लियर? तो अब हम a डॉट बी फाइंड आउट करेंगे, ए बी फाइंड आउट करेंगे, तो cos थीटा खुद ब खुद ही आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास वेक्टर a डॉट बी की कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से लिखूँगा, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको याद आ रहा होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं ब्लू कलर से एक बार फॉर्मूला रिकॉल करवाऊंगा। ए डॉट बी आपने कैसे लिखा था, आपने लिखा था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी सी। यहाँ पे मैंने आपको बार बार कहा था कि आई कैप जे कैप के कैप वगैरह कुछ नहीं लिखना। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है तो राइट साइड स्केलर आएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगी, कोई डायरेक्शन, कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएगा। क्लियर? अगर हम यहाँ पर देखें ए एक्स की वैल्यू 1, ए वाई की वैल्यू 1 एंड सिमिलरली आप लोग बाकी वैल्यूज खुद सोच सकते हो। वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूले को अप्लाई करो एंड राइट डाउन ए डॉट बी। ये होगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1, यानी कि 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2, 4 माइनस 1 इज 3। तो हमने ए डॉट बी फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? तो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, ए डॉट बी की वैल्यू। अब मैं ए लिखूंगा। ए क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए मेरे पास कितना था, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो एक वेक्टर है जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। आपको याद होगा, ब्लू कलर से एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। आपने मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला लिखा था अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ए एक्स कितना हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि रूट ऑफ 6 हो गया। सिमिलरली आप लोग वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। वीडियो पॉज करके ये कैलकुलेशन खुद कर लीजिए। 2 1 1 दिया हुआ है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस अगेन कम्स आउट रूट 6। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 में हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट की है हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि हम वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल फाइंड आउट कर पाएँ। कॉस थीटा ए डॉट बी कितना आ गया बेटा, 3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए रूट 6, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी रूट 6, 3/6 यानी कि 1/2। और cos थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। तो एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स इज 60 डिग्री। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए
ऑन वेक्टर बी, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट फाइंड आउट करो, यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। याद करेंगे एक बार, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है। मुझे ए का कंपोनेंट ढूंढना है बी की तरफ। जानबूझ के डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ ताकि आपको इसकी आदत पड़ जाए। ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग, तो एक लाइन बी के पैरेलल, एक लाइन बी के परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम बना दो। यही किया था। अब वेक्टर ए का कंपोनेंट ढूंढना है। ध्यान देना बेटा, ये कंपोनेंट क्या आया था अपने पास इस तरफ, ए कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या था, ए साइन थीटा। जिस तरफ एंगल थीटा होता है उस तरफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है और दूसरी तरफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है। ये आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए कॉस थीटा, या हमने इसका डायरेक्ट फार्मूला भी किया था। याद करो, मुझे डायरेक्ट फार्मूले की ज़रूरत है बेटा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, हमने इसका फार्मूला पढ़ा था। ब्रैकेट में मैंने कहा था, ब्रैकेट को ध्यान से लिखना है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। याद है? देखो ये क्या आया था, ए कॉस थीटा। मैं याद करवा रहा हूँ आपको, ए कॉस थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट बी बाय बी। क्यों? ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा बाय बी, बी से बी कट गया, क्या बच गया, ए कॉस थीटा। अब अगर डायरेक्शन लिखनी हो तो आप दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते हो, बी कैप से, क्योंकि डायरेक्शन किसके अलोंग है, अलोंग द वेक्टर बी। ए कॉस थीटा की डायरेक्शन है अलोंग द वेक्टर बी। तो बी कैप को आप कैसे लिख सकते हो, बी कैप में बी रिटन एज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप इनको सॉल्व करोगे, यही रिजल्ट बनेगा। हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी। मेरे पास वेक्टर ए कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप। वेक्टर बी कितना है बेटा, i कैप प्लस j कैप। क्या मैं a डॉट बी कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर मुझे वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हैं? आप लोग याद कर सकते हो, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में वेक्टर दिए हों तो हमारे पास फार्मूला होता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। यहाँ पे कोई i j कैप नहीं आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है आंसर स्केलर आएगा, कोई डायरेक्शन यहाँ पर नहीं आएगी। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर सिर्फ i और j कैप हैं, k कैप है ही नहीं है, तो k कैप के दोनों कोफिशिएंट 0 हैं, तो मुझे ये az bz लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा आंसर सिर्फ बनेगा ax bx प्लस ay by। तो ये रहा ax, ये रहा bx। सो ax bx ay by, ये कि 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, ये आपके पास सॉल्व करके आ गया 5। अब मुझे चाहिए वेक्टर b की मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर b की मैग्नीट्यूड के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। मैं एक बार ब्लू कलर से फॉर्मूला लिखूंगा। वेक्टर b की मैग्नीट्यूड अगर लिखनी हो, अगर वेक्टर b रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिया हो, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। बट क्योंकि इस बार z कंपोनेंट यानी कि z एक्सिस के लोग कोई कंपोनेंट है ही नहीं है, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। इट मीन्स दैट मैं वेक्टर b की मैग्नीट्यूड कितनी लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस कम्स आउट रूट 2। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ढूंढने का फॉर्मूला था a डॉट बी अपॉन बी स्क्वायर इंटू वेक्टर b। यही था। a डॉट बी कितना भाई साहब 5, b की वैल्यू कितनी है √2, उसका स्क्वायर करेंगे 2। b वेक्टर कितना है, b वेक्टर हमने लिखा हुआ है, ये रहा i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आएंगे, फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। कोई एक ऐसा वेक्टर ढूंढिए जो कि वेक्टर गिवन वेक्टर a के परपेंडिकुलर हो। ये क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो इनफाइनाइट मैनी आंसर्स हैं।
तो हम लोग समझेंगे कि हमें कैसे इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एमसीक्यूज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। देखो बेटा, ए वेक्टर जो है वो हमें एक्स वाई प्लेन में गिवन है, इसका जी कंपोनेंट नहीं है। ये है मेरे पास एक्स वाई प्लेन। कोई भी वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, देखो ए वेक्टर यहाँ हो सकता है, कोई भी वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है वो वेक्टर ए के पक्का से परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है के कैप, मेरे पास है 2k कैप, मेरे पास है -3k कैप, मेरे पास है +4k कैप, ठीक है, -9k कैप, ये सभी वेक्टर्स, ऑल दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ऑल दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, जिसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट दीज आर आल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। मीन्स हम इनमें से कोई भी एक लिख देंगे, वो हमारा आंसर बन ही जाएगा। ठीक है, एक अप्रोच ये हो गई। दूसरी अप्रोच सुनो, मेरे पास ये वेक्टर गिवन है ए, इसकी वैल्यू है 3i कैप + 4j कैप। जितने वेक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर थे। अब मैं इसी प्लेन में ही वेक्टर ढूंढना चाहता हूँ जो ए के साथ परपेंडिकुलर हो। कंसेप्चुअली सोचो, एक वेक्टर इधर आ सकता है, दूसरा वेक्टर इधर। देयर आर 2 पॉसिबल वेक्टर्स से बी एंड सी। ठीक है, इनकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, छोटी बड़ी लेंथ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेंथ इज नॉट क्राइटेरिया, बट ये इंपॉर्टेंट है कि एक इस तरफ 90 डिग्री एंगल बना सकता है, एक इस तरफ एंगल 90 डिग्री बना सकता है। मीन्स यहाँ पर B1, B2, B3 कितने भी वेक्टर हो सकते हैं। सिमिलरली C1, C2, C3 कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, बट एक इस तरफ एक इस तरफ। क्लियर? मीन्स सेम प्लेन में रखना है बट वेक्टर परपेंडिकुलर चाहिए। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर अगर हों तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है, 0। कब? जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों। क्लियर? मुझे दूसरा वेक्टर नहीं पता कौन सा है, मैं मान लेता हूँ दूसरा वेक्टर b है, जिसके लिए मैं लिख सकता हूँ bx i कैप + by j कैप। ये हो गया। आई डोंट नो, बी और सी दोनों के लिए जनरल रिजल्ट लिखा है मैंने, bx i कैप + by j कैप। मैंने k कैप नहीं लिखना क्योंकि मैंने इसको एक्स वाई प्लेन में ही रखना है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लिखूंगा, a डॉट b का फॉर्मूला ax bx + ay by = 0 हो जाएगा। हमें z वाला टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही सारी डिस्कशन करनी है। तो ax की वैल्यू, ax कौन सा था, ये वाला है ना, ax की वैल्यू कितनी है 3 और ay की वैल्यू कितनी है 4। मैं लिख सकता हूँ 3 × bx + 4 × by = 0। यहाँ से मेरे पास by/bx कितना आ जाएगा, -3/4। जब भी ये रेशियो आएगी सभी वेक्टर्स ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे। ये रेशियो का क्या फंडा है, हमें कैसे अप्लाई करना है, ध्यान से देखो। हमें कंसेप्चुअली अप्लाई करना है, इतना मैथमेटिक्स तो लगाना ही नहीं है। मेरे पास ये हो गया 3i कैप + 4j कैप। अगर मैं यहाँ वेक्टर b लिखता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ 4i कैप + 3j कैप। ax bx + ay by 0 बन जाएगा, -12 + 12 0। कन्विंस हो? ऐसे ही एक और वेक्टर ले लो, ये पहला हो गया, ये दूसरा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4i कैप -3j कैप, ठीक है, आपको डॉट प्रोडक्ट किसके साथ देखना है, a एंड b का आपस में। तो देखो 3 × 4 12, 4 × -3 -12, इनका रिजल्ट भी 0 आ जाएगा। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हो, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इसका कर दो 8i कैप -6j कैप। अब चेक करते हैं। ठीक है, क्या किया मैंने,
ए और B3 का डॉट प्रोडक्ट चेक करना है। 3 × 8 24, 4 × -6 24, 24 - 24 इज 0, यानी कि ए एंड B3 का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा। यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, आप 3 से, 5 से, 2.1 से, 2.9 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, यू विल गेट अ ह्यूज नंबर ऑफ वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो गिवन वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। ओके, अगला क्वेश्चन and last question for dot product and last question for this lecture. Find the component of vector A perpendicular to vector B. Find, दोबारा से पढ़ो, find the component of vector A perpendicular to vector B. ये है वेक्टर A और हमें वेक्टर A का कंपोनेंट देखना है परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो वेक्टर ए के 2 कंपोनेंट्स लिखेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये वेक्टर ए के 2 कंपोनेंट्स आ गए, हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके समझ सकते हैं, बहुत बार कर चुके हैं। ये कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, इसकी मैग्नीट्यूड है, ये आएगी वैल्यू ए साइन थीटा। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी मैंने कहा था आप इस साइड वाले वेक्टर को x मान लो, इस साइड वाले वेक्टर को y मान लो। मैंने कहा था हमें क्या लिखना है, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर x प्लस वेक्टर y। वेक्टर y कौन सा है, वेक्टर y इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। किसका कंपोनेंट है, ध्यान से देखो, कंपोनेंट ऑफ a परपेंडिकुलर टू b। तो बेसिकली मुझे y वेक्टर ढूंढना है, तो y को मैंने एक तरफ रख लिया था, फिर मैंने लिखा था a माइनस एक्स। x क्या है, x है मेरे पास कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b। इसका फॉर्मूला तो हमने अभी अभी लिखा, अब तो आपको थोड़ा सा याद हो गया होगा। हमने क्या लिखा था, a डॉट b अपॉन b स्क्वायर इंटू वेक्टर b। आ गया याद? तो हमें लिखना है y क्या है, दोबारा से बोलो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। a का कंपोनेंट ये रहा और ये b के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है a वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस a डॉट b। यहाँ से फटाफट से करेंगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ax bx प्लस ay by, कोई i कैप j कैप नहीं आना क्योंकि हम स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ये आएगा 2 × 1 प्लस 3 × 1 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। ये रहा b वेक्टर, इसका स्क्वायर, इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बैठे शब्द है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो गई इसकी मैग्नीट्यूड और ये कर दिया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b कितना है, i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप। उम्मीद है कि ये सबको क्लियर होगा। हम लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ये हो गया 5/2 इंटू i कैप प्लस j कैप। यहाँ पर अब हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, आप लिख सकते हो 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 5i कैप माइनस 5j कैप। इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस i कैप प्लस j कैप अपॉन 2। ठीक है, दिस इज वेक्टर y क्या था, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b एंड विच रिप्रेजेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। वेक्टर a का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। एंड इसी के साथ हमारा ये लेक्चर एज वेल एज स्केलर प्रोडक्ट समाप्त होता है। नमस्कार।